नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बहुत ही सुंदर एकांकी आवाज का नीलाम। किसके द्वारा रचित एकांकी है ये? धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित एकांकी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं उस एकांकी को। तो अपन पढ़ रहे थे आवाज का नीलाम। आवाज का नीलाम, लेखक है धर्मवीर भारती। पात्र कौन कौन थे? सेठ बाजोरिया और उसके साथ साथ दूसरे थे मिस्टर दिवाकर। दिवाकर आवाज के संपादक है। आवाज इनका एक अखबार है जिसका संपादन कार्य ये करते हैं। सेठ बाजोरिया के कुल 5 अखबार निकलते हैं। तो ये एक पूंजीपति वर्ग के व्यक्ति हैं सेठ बाजोरिया। कल की क्लास में अपनों ने देखा था कि भाई सेठ बाजोरिया और मिस्टर दिवाकर दोनों साथ साथ बैठे हैं, एक ही जगह बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? दिवाकर के ऑफिस में बैठे हैं। और जिस समय ये आपस में बात कर रहे थे, दिवाकर बिल्कुल मना कर देता है। दिवाकर को सेठ बाजोरिया की हिस्ट्री याद आती है कि किस प्रकार से वह अपने संपादकों से कार्य करवाता है। वह चटर्जी का उदाहरण भी देता है और वह कहता है कि तुमने चटर्जी को गृह मंत्री की सच्चाई लिखने के लिए डांटा क्यों था, यदि तुम संपादकों को स्वतंत्रता देते हो तो। हालांकि सेठ बाजोरिया दिवाकर की हर एक बात पर सफाई देते हैं, परंतु फिर भी दिवाकर सेठ बाजोरिया की सच्चाई जानते थे। और चूंकि इन्होंने अपने अखबार के बारे में भी कहा था कि मैं अपने खून से इस पत्र को लिखूंगा, मैंने बहुत त्याग किया है, बहुत साधना की है, मैं सोचता था कि ये मेरी हकीकत लिखे, ये दुनिया की हकीकत लिखे, ये सच्चाई की आवाज बने और यही मेरी जिंदगी बने। तो वह सच्चाई लिखता था। तो जाहिर सी बात है कि इससे सच बोले बगैर रहा नहीं जा रहा था, इसके बार बार मुंह से निकला जा रहा था। यहां तक कि इसने तो ये तक कह दिया था कि जो चटर्जी है वो जब संपादक ये लिखता था ना, तब तुम 60 रुपए देते थे उसे और आज तुम 250 देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डिक्टेशन लिख रहा है वो। तो इस व्यक्ति का डिक्टेशन, जिसने बही खाते के अलावा कोई काम ही नहीं किया, यानी पूरा का पूरा इसका प्रचार लिखने के लिए इसकी सैलरी, इसकी तनख्वाह है वो 60 रुपए से और कितनी कर दी जाती है? 250 रुपए कर दी जाती है। कि ये टाइम आ गया है सेठ बाजोरिया जी, आप कहाँ पे हैं? यानी दिवाकर सेठ बाजोरिया को आईना दिखा रहा है यहाँ पर। बातों ही बातों में दिवाकर को बाजोरिया की पूरी सच्चाई याद आ जाती है। तो जैसे ही सच्चाई याद आती है तो फिर वह भावुक हो जाता है और वापस यूं कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें अखबार नहीं बेचूंगा, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा, मैं खून से लिखूंगा, मैं मेहनत करूंगा, कुछ भी करूंगा, परंतु तुम्हारा पैसा चुका दूंगा, परंतु अखबार नहीं बेचूंगा। जहां पर यह अखबार बेचने से मना करता है तो सेठ बाजोरिया तो अखबार खरीदने के लिए आया हुआ था। ये कहता है, दिवाकर जी आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, आप गलत समझ रहे हैं। इस प्रकार की सफाई सेठ बाजोरिया लगातार देते आ रहे हैं, परंतु दिवाकर बहुत भावुक हो जाता है। और जब वह कह रहा है कि मैं अखबार नहीं बेचूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, उसी दौरान फोन पर घंटी बजती है। और जब घंटी बजती है तब इस प्रकार की बातें होती है जैसे कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और उसको कुछ ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ वगैरह, इंजेक्शन वगैरह लेकर आनी है। जैसे ही वह फोन रखता है तो वह अपनी पॉकेट देखता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे पैसे दिखाई नहीं देते। तो सेठ बाजोरिया पैसों का बंडल पॉकेट से निकालकर और दिवाकर को कहता है कि दिवाकर जी आप चिंता मत कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, अपन अभी चलते हैं हॉस्पिटल, कुछ नहीं होगा आपकी वाइफ को, पैसे ये रहे मेरे पास बहुत है, अपन चलते हैं, आपको चिंता की जरूरत नहीं है, और बाहर कार भी खड़ी है, चलिए खड़े होइए। तो दिवाकर जो है वो एक नपुंसक लाचारी और तीखी बेचैनी के साथ मिस्टर बाजोरिया को देखते हैं और बाजोरिया को देखते हुए यूं कहते हैं,
एक बार तो यूं होता है जैसे रोने को हो जाते हैं कि मैं इनके बारे में क्या क्या कह रहा था, और ये देखो मेरी इस समय भी सहायता करने पर निकल रहे हैं। तो वहां पर दिवाकर सेठ बाजोरिया को कहता है कि आप कितने अच्छे हैं, आप तो भगवान है सेठ जी, कितने अच्छे हैं, और मैं देखो कितना पागल हूं, मैं आपको कुछ भी कहा जा रहा हूं, मैं कितना एहसान फरामोश हूं, मैं कितना स्वार्थी हूं। यानी खुद के बारे में ही दिवाकर खुद पर ही ग्लानि करता हुआ और सेठ बाजोरिया को कहता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको मैं इतना कुछ कहता जा रहा हूं फिर भी आप मेरी सहायता कर रहे हैं। लाइए फाइल निकालिए और मैं पहले फाइल पर दस्तखत कर दूं। यानी पहले मैं आपको, अखबार आपका है, आवाज आपका है, क्योंकि आपने बहुत पैसा मेरी पत्नी पर लगाया है, तो उसके बदले अखबार मैं आपको ही दूंगा, पहले मुझे दीजिए, पहले मैं दस्तखत कर देता हूँ, फिर अपन हॉस्पिटल में चलेंगे। सेठ बाजोरिया कहता है कि छी छी दिवाकर जी, आप इस समय कैसी बातें कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप पहले चलिए। तो दिवाकर सेठ बाजोरिया की बात पर ध्यान नहीं देता हुआ और फाइल से एक कागज निकालता है और फाइल को देखकर, कागज को देखकर उस पर साइन करता है, फिर दूसरा कागज निकालता है और दूसरे पर साइन करने लगता है और सेठ बाजोरिया से कहता जाता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आज अखबार आपको बेच ही दूंगा, मैं आज अखबार दे दूंगा, क्योंकि आपके एहसानों तले दबा हूं, तो अखबार आपका ही है। ये कहकर वह दूसरे पेज पर भी हस्ताक्षर कर ही रहा होता है। इतने में ही फोन की घंटी बजती है। वह फोन की घंटी पर ध्यान नहीं देता हुआ दूसरे पेज पर भी सिग्नेचर कर देता है और सिग्नेचर करते ही, दस्तखत करते ही वह रिसीवर उठाता है और उठाकर कहता है, हेलो। पता नहीं सामने से क्या बात आती है, परंतु दिवाकर उछल पड़ता है। ईश्वर भी कितना दयावान है कि कैसे समय पर बाहें पकड़ता है। वो फोन का रिसीवर रखता है और रखते ही सेठ बाजोरिया का कहता है कि मेरी वाइफ मर चुकी है, कितनी अच्छी बात है, वो मर चुकी, उसका हार्ट फेल हो गया, अब मुझे अखबार बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होती है सच्चाई के प्रति लगन, सच्चाई के प्रति जुनून। यहां पर दिवाकर अपनी पत्नी के मरने पर, पत्नी के हार्ट फेल होकर मरने पर खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसे अपना अखबार नहीं बेचना पड़ेगा, उसे सच्चाई की आवाज नहीं बेचनी पड़ेगी, तो वो खुश होता है। वो उछल पड़ता है कि ईश्वर भी कैसे समय पर बाहें पकड़ता है, यानी संभाल लेता है। और जैसे ही वो कहता है ना कि अब मुझे अखबार बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं नहीं बेचूंगा, तो सेठ बाजोरिया जल्दी से उन दोनों कागजात जिन पर दिवाकर साइन कर चुका था, दस्तखत कर चुका था, उनको लेते हुए अपने पॉकेट में रखता है और पॉकेट में रखते हुए और यूं कहता है कि मिस्टर दिवाकर, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप पागल हो गए हैं क्या, आप तो अखबार बेच चुके, यानी आपने दस्तखत कर दिए। और जैसे ही सेठ बाजोरिया ये बात कहते हैं तो दिवाकर यूं कहते हैं कि नहीं, मैं अब अखबार नहीं बेचूंगा, आप ये कागज मुझे वापस दे दीजिए। सेठ बाजोरिया अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। तो वहां पर दिवाकर बहुत परेशान हो जाता है और दिवाकर परेशान होकर इधर उधर देखते हुए पियानो उठा लेता है और पियानो उठाकर और उनकी तरफ दिखाता हुआ और यूं कहता है कि आप सीधे तरीके से ये कागजात मुझे दे दो, नहीं तो सेठ बाजोरिया कागज नहीं देता। सेठ बाजोरिया वहां से मुड़ता है, दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाजे की तरफ भागता है तो दिवाकर जोर से वो पियानो फेंकता है। सेठ बाजोरिया उछल जाता है और उछलता है तो पियानो दूसरी साइड में जाकर गिरता है। सेठ बाजोरिया बच जाते हैं, परंतु दौड़कर दरवाजा क्रॉस करते हैं, यानी दरवाजे से निकल जाते हैं। दिवाकर शोर मचा रहा है कि मैं मेरा अखबार नहीं बेचूंगा, मैं मेरी आवाज नहीं बेचूंगा, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स वापस दीजिए, मुझे मेरे कागज वापस दीजिए, फाइल वापस दीजिए। परंतु सेठ बाजोरिया वहां से जाता है और उसी समय गाड़ी की खिड़की बंद होने की आवाज आती है। गाड़ी की खिड़की बंद होने की आवाज आती है और वहीं पर पर्दा गिरता है और एकांकी समाप्त हो जाता है।
क्या समझे आप इस एकांकी से? यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोक कर ले लीजिएगा। क्या समझे आप इस एकांकी से? एक सच्चाई की आवाज को लेकर चलने वाला व्यक्ति कितना मजबूर हो जाता है। एक व्यक्ति जिसका समाज में अखबार बेचने की इच्छा थी, वह अखबार निकालता है, परंतु सच्चाई की आवाज पर निकालता है तो उसका अखबार बिकता नहीं है और मजबूरन उसे अपना अखबार ही बेचना पड़ जाता है। एकांकी की शुरुआत से यदि अपन देखें तो देखिए, दिवाकर के ऑफिस से एकांकी शुरू होता है। ऑफिस बड़ा ही अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त से यूं लग रहा है कि ये इंसान अपने काम में इतना अधिक व्यस्त रहता है कि उसे साज सज्जा दिखाई नहीं देती, उसे साफ सफाई दिखाई नहीं देती। वह अपने काम में मेहनत करता है, यहां तक कि उसके सिगरेट की राख भी कहीं बिखरी पड़ी है टेबल पर। एस्ट्रे है, वो कागज को रखने के काम आती है। तो इस प्रकार से, और पेपर वेट भी कहीं का कहीं पड़ा है। इस प्रकार से दिवाकर का ऑफिस बिखरा है। दिवाकर यहां पर जब बताता है अपनी परिस्थितियों को कि मैं 10 वर्ष से अखबार निकाल रहा हूं, मैं सच्चाई की आवाज जनता के सामने लाना चाहता हूं, परंतु आजकल लोग सच्चाई को पसंद कहाँ करते हैं। अखबार देखता कौन है? अरे, लोगों को तो सेठ बाजोरिया के शौक कवर और भड़कीले रंगों वाले अखबार चाहिए। तो इस प्रकार की बातें सेठ बाजोरिया से कहता है, और यहां तक कि वह सेठ बाजोरिया की हकीकत उसके अलावा भी जब वह नहीं होता तब भी बताता है कि कैसा इंसान है। मैं खूब जानता हूं इसको। जब मेरी मजबूरियां थी, जब मेरी परिस्थितियां बहुत खराब थी, तब किसी ने भी मुझे मेरे हालातों के बारे में नहीं पूछा। और आज जब मैं अखबार बेचने जा रहा हूं और इनको मेरे अखबार की जरूरत है, तब देखो किस प्रकार से कर रहे हैं। दिवाकर अपने पैसे के प्रति इतना पागल था, अपने व्यवसाय में इतना लगनशील था कि उसने अपनी बीवी की तबीयत खराब हुई और उस समय जो दवाई के पैसे थे उनसे वह सतार वाला प्रेस खरीद लाता है। इस प्रकार का जुनून था उसे। परंतु अफसोस, समाज की विसंगति देखिए कि जो व्यक्ति सच्चाई के साथ चलना चाहता है उसको आखिर में बिकना पड़ता है। और यही इसी प्रकार का कुछ मिस्टर दिवाकर के साथ होता है। दिवाकर के लिए लेखक जिस प्रकार के शब्दों को प्रयोग में लेता है उस प्रकार के शब्द है कि उसकी नपुंसक लाचारी, यानी वह कुछ भी नहीं कर पाता। वह बहुत कुछ करना चाहता है, उसने अपने परिवार तक को दांव पर लगा दिया, परंतु फिर भी वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और आज के समय को दर्शाता हुआ भारती जी का ये एकांकी बताता है कि आज के समय में सबकी जी हजूरी और पैसे की ही कीमत है, पैसे का ही बोलबाला है। गृह मंत्री जिसको सेठ बाजोरिया के दरवाजे से पुलिस हथकड़ियां पहना कर ले जाती है तब वह कुछ नहीं बोलता, परंतु जब वह गृह मंत्री के पद पर पहुंच जाता है तब सेठ बाजोरिया का मित्र बन जाता है। किस प्रकार से सुंदर शब्दों में और सुंदर तरीके से एकांकी को रचा है भारती जी ने। ये थे हमारे भारती जी, जिनकी एक विशेषता है कि वो जिस भी विधा को छू लेते हैं वो विधा बहुत ही सुंदर बन जाती है। इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, एकांकी भी लिखे हैं। इनके सारे की सारी रचनाएं बहुत ही सुंदर है, यथार्थ है, समाज की हकीकत को दिखाने वाले एकांकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आवाज का नीलाम आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आवाज का नीलाम एकांकी समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले एकांकीकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।